ये बच्चों, अब हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं प्राचीन इतिहास के, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद हो, चाहे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यूजीसी नेट जेआरएफ हो, या फिर यम एंट्रेंस। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आप सभी का स्नेह मिलता रहे और जो अग्रज होंगे भाई उनका आशीर्वाद मिलता रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, किस पुरापाषाणिक स्थल पर एशोलियन उपकरणों के साथ, एशोलियन जो टूल्स होते हैं ना, पशुओं के पैरों के चिन्ह मिलते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों क्या? इसका उत्तर होगा अत्रिपक्कम। ठीक, इसको जानते रहिएगा। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि चोपड़ी मांडो जो है उसका संबंध यूपी से है और ये इलाहाबाद के पास स्थित साइट है। ठीक है, गुप्त कराल का संबंध कश्मीर से, हल्लूर का संबंध कर्नाटक से और पांडु राजा ढिबी का पश्चिम बंगाल से। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है ना, कि 3 2 1 4 देख रहे हैं आप लोग, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये उत्तर द्वितीय वाला सही होगा। ठीक, कश्मीर घाटी के उस स्थल की पहचान कीजिए जिसे नवप्रस्तर, महास्म और ऐतिहासिक काल, यानी ऐसा स्थल जहाँ से हमको नियोलिथिक साइट, मेगालिथिक साइट और हिस्टोरिकल तीनों के स्तर प्राप्त होते हैं, आवासीय निक्षेप मिलते हैं। लेकिन वहाँ से एक नियोलिथिक साइट में एक स्तर ऐसा है जहाँ मृतिका पात्र विहीन है और उसकी डेटिंग जो है वो ईसा पूर्व तृतीय सहस्त्राब्दी तक जाती है। तो ये वो स्थल है गुप्त कराल। ठीक है, हम यहाँ पर क्लिक कर दे रहे हैं गुप्त कराल। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ से रेशम का प्राचीनतम नमूना मिलता है? यह है निवासा। क्लियर है, निवासा। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का एक विशिष्ट तत्व जो समकालीन सभ्यताओं में अज्ञात था वह क्या था? सूती वस्त्र। ध्यान रखिएगा, ये जो सूती वस्त्र है आलमगीरपुर से, लोथल से, हड़प्पा से हमको प्राप्त होते हैं कई स्थलों से। तो इसका मतलब ये जो सूती वस्त्र है ये हड़प्पन सभ्यता की अपनी एक विशेषता मानी जा सकती है। चलिए हम लोग अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्खनन से उद्घाटित त्रिभागीय हड़प्पा सभ्यता का नगर है, ये है कौन सा? धौलावीरा। देखिए, यहाँ से हमको नगर जो है 3 भाग में डिवाइड दिखाई पड़ता है। यहाँ से सबसे बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य मिलता है और तीसरी बात, यहाँ पर शिलाफलक लेख मिलता है 10 अक्षरों वाला। ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि किस हड़प्पी स्थल से ताबूत समाधान का प्रमाण प्राप्त हुआ है बच्चों? तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर मिलेंगे हड़प्पा। अब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए भाई, अधर्यो जो है वो यजुर्वेद का है आचार्य, इसलिए याज्ञिक कर्म तो सही है। होत्री जो थे वो ऋग्वेदिक पाठ करने वाले पुरोहित थे, तो मंत्र पाठ भी सही है। उद्गाता जो मंत्रों का गायन करते थे ये भी सही है। लेकिन ब्रह्मा जो होते थे ना वो निरीक्षण करता थे, न कि तांत्रिक कर्म करते थे। हाँ, ये बात सही है कि अथर्ववेद में टोने टोटकों का प्रयोग मिलता है, वशीकरण की बात होती है, तो लेकिन उनका काम निरीक्षण करना था। क्या करना था? यज्ञों का जो भी कार्य होते हैं निरीक्षण करना, लेकिन ये तांत्रिक कर्म करना उनका प्रवृत्ति नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो ये ब्रह्मा वाला जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। फिर अगला है, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन ऋग्वेद के एक ऋषि के रूप में जानी जाती हैं? ठीक है, तो कौन जानी जाती है भाई? ये है आत्री, अपाला आत्री। ठीक है, तो अपाला आत्री उत्तर हो गया। राजा के चुनाव का स्पष्ट संकेत कहाँ मिलता है? ठीक है, अब कहाँ स्पष्ट संकेत मिलता है जरा देखिए भाई। ठीक है, और एक तो ऋग्वेद दिया है, अथर्ववेद दिया है, बृहदारण्यक दिया है और चौथा जो है छांदोग उपनिषद दिया है। ठीक है, तो एक तो ऋग्वेद में तो जरूर मिलता है, ठीक है, और दूसरा जो है राजा के बारे में जैसे सभा समिति का है ना वहाँ पे वर्णन है, तो एक तरह से अथर्ववेद भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि प्रजापति की 2 पुत्रियाँ ऐसे कहता है ना अथर्ववेद, तो ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो अभी मैं इसको उत्तर मान के चलता हूँ 2 इसका सही है। ठीक है,
अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन प्राचीन भारतीय विचारकों ने नियोग प्रथा का निषेध किया है? कौन कौन किए हैं भाई? एक तो आपस्तंभ ने नियोग प्रथा। नियोग प्रथा समझते हैं, देवर के साथ, मतलब अगर पति नपुंसक हो या पति बीमार हो या असाध्य रोग से पीड़ित हो या फिर घर द्वार छोड़कर चला गया हो, ठीक है ना, तो वहाँ नियोग मतलब अपने देवर के साथ साहचर्य करके पुत्र पैदा करती थी या विवाह कर लेते थे। तो एक तो आपस्तंभ ने कहा था और तीसरा कहा था मनु। इन्होंने इसका निषेध किया है कि ऐसा नियोग क्या है, गलत है, जबकि बौधायन और पराशर ने इसकी अनुमति दिया है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपस्तंभ और मनु ने इसे मना किया है, गलत माना है। चलिए अब अगला बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर चलते हैं। अब कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। क्या है, कह रहा है कि भाई अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे हम। देखिए पहली चीज़ तो ले लेते हैं अस्मक। अस्मक जो है आपका, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे क्या है, दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है। ठीक है ना, तो अस्मक जो हो जाएगा आपका पोतन। ठीक है, अब देखिए 1 का 3 कहीं है, 1 में भी है और 4 में भी है। ठीक है, चलिए अब ये तो सही हो गया अस्मक। अब अवंती की बात करें तो अवंती की 2 राजधानी थी, उज्जैन और महिष्मती, दक्षिणी अवंती। तो अब बी का हो जाना चाहिए आपका 2। तो ये देखिए ये पहला वाला आंसर सही हो जा रहा है। 3 का कलिंग की बात करें तो सी का 1 हो जाएगा, दंतपुर राजधानी, और सौवीर का रूरुक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए 13वां क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं। चलिए, कौन निम्नलिखित में से कौन बौद्ध जातक नहीं है? ठीक है, तो बेसंतर जातक तो बिल्कुल, अब ये देखिए, अब इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, एक है बृहद जातक लिखा है, एक छदंत जातक लिखा हुआ है। ठीक है, और एक जो है आपका लघु जातक है दिया हुआ है, और एक जो है चौथा बिसंतर जातक है। तो इसका उत्तर कौन सा नहीं है, जरा देखिएगा, कौन जातक नहीं है। तो पहली बात, एक नहीं है और लघु जातक नहीं है, ये दोनों जातकों में नहीं आएंगे, बल्कि छदंत जातक का नाम सुने होंगे, बेसंतर जातक का भी नाम हम लोग जब पठन पाठन करते हैं तो नाम आता रहता है। तो ये 2 नहीं है, तो इसलिए उत्तर इसका तीसरा सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं, मिलते हैं 14वें क्वेश्चन से। अब यहाँ पर मिलान करना है, किसका क्या चिन्ह है। देखिए हम जानते हैं कि महावीर स्वामी का जो चिन्ह है क्या है, वो सिंह है। तो ए का 4 हो जाना चाहिए, तो 4 भाई 2 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। ठीक है, ऋषभ देव का क्या हो जाएगा, वृषभ हो जाएगा, तो आपका बी का 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये 2 उत्तर सामने आ गया है। ठीक है, शांतिनाथ का देखा जाए तो इनका चला जाएगा हिरण। ठीक है, और विमल नाथ का वराह। तो व से विमल, व से वराह, और हिरण को शांति पसंद होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मिलान हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कौटिल्य के अनुसार स्थानीय प्रशासनिक घटक था, कौन सा था भाई? अब देखिए जब कौटिल्य की बात करेंगे तो 10 ग्रामों को मिलाकर के एक संग्रहण का निर्माण होता था, जिसका मुखिया गोप होता था। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए स्थानीय का तात्पर्य लिया गया है, तो यहाँ पर 800 ग्रामों से लिया जाएगा। ठीक है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एक बार पूछा था, तो वहाँ पर 1000 दिया था, तो वो गलत था। ठीक है, तो 800 ग्रामों को ये कहते हैं स्थानीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों। ठीक है, बुद्ध की जीवन घटनाओं जैसे मार का प्रलोभन, प्रथम धर्मोपदेश का अंकन,
निम्नलिखित से किस बौद्ध कला केंद्र पर दिखाई देता है? तो कहाँ दिखाई देता है भाई? ये दिखाई देता है एक भरौत और सांची में भी दिखाई देता है, ये अमरावती और अजंता के रिलीफ चित्रों में भी दिखाई देता है, और ये नागार्जुनकोंडा में भी दिखाई देता है। तो ये 3 जगहों पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका 4 वाला आंसर सही होगा। बोध गया और सारनाथ में इस तरह का अंकन नहीं मिलता। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम तमिल साहित्य में किसका प्रमाण मिलता है? ठीक है ना, तो प्राचीनतम तमिल साहित्य की बात करें तो जाति प्रभा अब ये देखिए, जाति प्रथा के अभाव का या क्लिष्ट आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का दिखाई पड़ता है। ठीक है, या फिर आर्य प्रभाव की वृद्धि का, या कठोर जाति प्रथा का। तो प्राचीनतम तमिल साहित्य में जाति प्रथा का अभाव प्राप्त होता है। ठीक है ना, ठीक है, ये प्रमाण मिलता है। बाकी वहाँ पर आर्य प्रभाव की वृद्धि हो रही है, ये भी बात सही है। क्लिष्ट आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था भी है, कठोर जाति प्रथा का यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों बातें क्लैश कर रही हैं। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाति प्रथा या जाति संबंधी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अस्पष्ट हैं। लेकिन जो जिस चीज़ को मानता था उसमें बहुत क्या था, रूढ़ था। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर तमिल संगमों का आयोजन हुआ था? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि कपाटपुरम में हुआ था, मदुरई में हुआ था, तो ये तो बात सही है। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 और 3 कह दें तो ज़्यादा सही होगा, यानी इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 19वां। कह रहा है निम्नलिखित तमिल काव्य रचनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया तमिल काव्य रचनाओं को, अच्छा, तिरुकुरल है, नालंदियार है, सिलप्पादिकारम है, मणिमेखलाई है। हम इतना जानते हैं कि सिलप्पादिकारम के बाद ही मणिमेखलाई लिखी गई थी, ये बात तो स्पष्ट है। ठीक है, तो जहाँ सिलप्पादिकारम होगा उसके साथ ही मणिमेखलाई का हमको उत्तर ढूंढना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसका उत्तर होगा, पहले क्या आएगा, नालंदियार, फिर तिरुकुरल, फिर क्या आएगा आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 4-3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि बिन सिलप्पादिकारम के बाद ही मणिमेखलाई आता है। ठीक है, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ हमको इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि किस निम्नलिखित स्थल से रोमन कांस्य वस्तुओं की निधि मिलती है जिसमें पोसाइडन की एक लघु प्रतिमा भी थी? ठीक है, तो वो है, मिलता है हमारे तीर यानी कोल्हापुर से।